बेटा 31 मार्च के बाद चैत महीना चालू हो जाता है, मेरे गांव में चैत की कटाई होती है, मुझे काटने जाना है। So it is photoperiodism. Okay, so it is a photoperiodism. Photoperiodism समझने के पहले you have to understand about the act of flowering. Act of flowering क्या है उसको समझते हैं। एक्ट ऑफ फ्लावरिंग के दौरान हम एक साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, दैट इज नोन एज गोएथे। क्या नाम होगा बेटा? एक स्टाइलेट मतलब पेन रखा उठा हुआ व्हाइट कलर। तो एक साइंटिस्ट कौन हुए? गोएथे। इन्होंने बोला फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट। फ्लावर एक प्रकार की मॉडिफाइड सूट है। व्हाट इट मीन्स? बोलते हैं पौधों में अंडरग्राउंड इट इज नोन एज रूट, अबव द ग्राउंड इट इज नोन एज सूट, और इस सूट पोर्शन में एपिकल मेरिस्टम पाए जाते हैं। दीज आर नोन एज एपिकल मेरिस्टम्स। और इन एपिकल मेरिस्टम में दो तरीके के चेंजेस होते हैं। एक चेंज का नाम होता है हार्मोनल चेंजेस, और दूसरे तरीके के चेंजेस दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल चेंजेस। सो देयर आर टू टाइप ऑफ चेंजेस, वन इज नोन एज हार्मोनल चेंजेस, अनदर वन इज स्ट्रक्चरल चेंजेस। कहां पर हुए? रूट में कि सूट में? सूट में भी। और ये जो एपिकल मेरिस्टम है इट इज चेंज इनटू फ्लावर प्राइमोर्डिया। फ्लावर प्राइमोर्डिया, ये फ्लावर प्राइमोर्डिया नाम के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। चलिए जवाब दीजिए, साइंटिस्ट का नाम? फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट के पास मेरिस्टम एपिकल। एपिकल मेरिस्टम में कितने बदलाव? एक हार्मोनल, दूसरा स्ट्रक्चरल। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से याद करना क्या बनी? फ्लावर प्राइमोर्डिया आर दोज टिश्यू विच आर अनडिफरेंशिएटेड बट डिस्टाइंट। ऐसे टिश्यू जो डिफरेंशिएट नहीं हुए लेकिन जिनकी डेस्टिनी क्लियर है। एंड डेस्टिनी क्लियर ये है कि आगे चल के क्या बनाएंगे? फ्लावर। जैसे मैं बोलता हूँ लीफ, बोलूँ लीफ प्राइमोर्डिया, क्या बनाएगा? लीफ। ब्रांच प्राइमोर्डिया, तो ऐसे फ्लावर प्राइमोर्डिया क्या बनाएगा? फिर बोलते हैं इस फ्लावर प्राइमोर्डिया में एक दिन बनती है बड। क्या बनती है? और बड में होती है एंथेसिस, ये खिलती है। एंथेसिस का मतलब खिल जाना, और एंथेसिस से बनता है फ्लावर। बोलो क्या बनता है? फ्लावर। तो ये फ्लावर का बन जाना एपिकल मेरिस्टम से, एपिकल मेरिस्टम से फ्लावर का बन जाना, इट इज नोन एज एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। एक्ट ऑफ फ्लावरिंग बोलते हैं। इस एक्ट ऑफ फ्लावरिंग के लिए एवरी प्लांट नीड्स सनलाइट। हर प्लांट को सनलाइट की जरूरत है। एवरी प्लांट नीड्स सनलाइट। हर पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए सनलाइट की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट कुछ प्लांट होते हैं जो स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहते हैं। स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। और इस स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। कई बार जब मैं ऐसे पढ़ाता रहता हूं, आपके दिमाग तक सेंटेंस कान तक पहुंचते हैं, आप भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि जब तक इसे एक्सप्लेन ना किया जाए आप समझ ही नहीं पाओगे।
एक्सप्लेन करने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ता है एक गलत तरीके के कॉमन सेंस का। सही तरीके की गलत, हाँ गलत तरीके का कॉमन सेंस ये है कि हमारे 24 घंटे में 24 आवर में, सब लोग छोड़ करके सुनिएगा सब कुछ, 24 आवर में हम 12 घंटे को मिड पॉइंट मान लेते हैं। कितना घंटा? 12। और 12 घंटे के बाद हम सोचते हैं कि पहले 12 घंटे में सूर्योदय से लेकर के दिन हुआ, रात हो गई, और अगले 12 घंटे में हम नाइट मान लेते हैं, नाइट मान लेते हैं, और ये डे मान लेते हैं। मैंने पहले से बोला ये कॉमन सेंस थोड़ा गलत तरीके का है, लेकिन फिर भी सुनो। हम बोलते हैं एक दिन में, पूरा एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे, जिसमें मैं कॉमन सेंस में बोलता हूं 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। इट इज नोन एज इक्विनॉक्स, जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात हो। पर हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि सर्दियों में रातें दिन, गर्मियों में रातें दिन, नहीं समझ में आया? आजकल क्या हो रहा है? रातें बड़ी, दिन। तो बोलते हैं कई बार ऐसा होगा कि आपको दिन छोटे मिलेंगे। ऐसा क्या हंसी वाली बात है कच्चे? रातें दिन में ऐसा कहाँ हंस रहे हैं? हाँ, रात दिन से कोई लेना देना है? याद रखना, हमारे लिए बिटिया तुम्हारे लिए बहन जैसी है। बदतमीजी हुई तो उठा के पटके गया। हम मजाक कर रहे हैं, अपनी बिटिया से मजाक कर सकते हैं? कोई उल्टा सीधा हरकत कर रही है, मैं पूछ ले रहा हूँ क्यों सो रही हो, क्यों रो रही हो? ऐसा रातों से क्या रिलेशन है? जब पढ़ाया करें हंसना बंद, ध्यान दो। तो बताओ, अगर रातें छोटी और दिन, सॉरी रातें बड़ी दिन, ये बताओ गर्मी है कि सर्दी? सर्दी। ऐसा भी हो सकता है कि सर, यस ऐसा भी हो सकता है सर, जगह नहीं कि सर दिन बड़ा हो, क्या हो बड़ा, और रातें छोटी। बताओ गर्मी की सर्दी? तो कुछ लोगों ने बोला कि सर्दियों में जिन पौधों में फ्लावरिंग होती है, बोलो, उस समय पर दिन पता नहीं। कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 2, कहानी नंबर 3, दिन रात। तो लोगों ने कहा कि ये शॉर्ट डे प्लांट है। क्या है बेटा? शॉर्ट डे। यहां दिन, रातें। अच्छा बताओ, यहां पर, यहां से लेकर यहां दिन बड़ा, रात छोटी। तो कुछ लोगों ने बोला ये शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे? लॉन्ग डे। हाँ, तो बोलते हैं गर्मियों में जो पौधे फ्लावरिंग करते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग डे। उनको लाइट कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। और सर्दियों में तो उन्हें लाइट ज्यादा चाहिए कि कम? कम। मैंने बोला कि ये टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट ही गलत है। कुछ लोगों ने सोचा था कि लिख लो पता चले सही हो। मैंने पहले बोला था ये कॉमन सेंस सही है कि गलत है? आप फिर से सुनो। व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? फोटो पीरियोडिज्म में हम ये मानते हैं कि कुछ पौधों को क्या चाहिए? स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट फॉर द एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। और हम ये मानते हैं कि मान लो दिन कितने घंटे का है? हाँ? तो कुछ लोगों को 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए, बोलो, और कुछ लोगों को 12 घंटे से, जिन्हें 12 घंटे से ज्यादा चाहिए, और जिन्हें 12 घंटे से कम चाहिए। साढ़े, फिर से बोलो, जिन्हें 12 घंटे से ज्यादा, जिन्हें 12 घंटे से कम, साढ़े। पक्का? ये सही नहीं है। तो पहली बात आपने सर गलत चीज क्यों पढ़ाई? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले इसी चीज को हटाना है कि जो आप गलत पढ़ते हो उसको पहले गलत कर दिया जाए। कहा जाता है कि लाइट सबको चाहिए,
पर कुछ लोगों को लाइट नहीं चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, लाइट चाहिए लेकिन हमें 13 घंटे की लाइट चाहिए हर हालत में। कितने? 13। किसने कहा हमें लाइट चाहिए लेकिन हमें 10 घंटे की लाइट चाहिए? कितनी? 10। तो बताओ ये लाइट चाह रहा है कि स्पेशल ड्यूरेशन? और जो लोग भी स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाह रहे हैं फॉर द एक्ट ऑफ फ्लावरिंग, वो क्या कहलाएंगे? फोटो पीरियोडिक प्लांट। क्या कहलाएंगे? और इस फिनोमिना का नाम फोटो पीरियोडिज्म। फिर से बोलो। तो बताओ सबको लाइट चाहिए क्या? नो सर। पर क्या सबको स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए? सबको लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए। कुछ लोग हमसे पूछते हैं सर रात रानी के पौधे को भी लाइट चाहिए? चाहिए सर, वो तो रात में निकलता है, पर अगर दिन ना हो और पूरे समय पर केवल जिंदगी भर केवल रात ही बनी रहे, फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। तो आप याद रख लेंगे कि फ्लावरिंग करने के लिए लाइट सबको चाहिए, फ्लावरिंग करने के लिए लाइट सबको चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, दैट इज नोन एज फोटो पीरियड। और यहां से डेफिनेशन बनती है फोटो पीरियोडिज्म की। यस, व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? It is a requirement of spatial duration of sunlight. It is a requirement of spatial duration of sunlight for act of flowering. So photoperiodism is a requirement of spatial duration of sunlight for the act of flowering, and that spatial duration of sunlight it is known as photoperiod. तो कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्लांट को स्पेशल फोटो पीरियड चाहिए फॉर द एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। मजा तब आएगा जब बोर्ड में कुछ ना हो। पक्का? और आप बता दो 3 पॉइंट यहां पर पढ़े हैं, एक्ट ऑफ फ्लावरिंग, फिर एक गलत कॉन्सेप्ट और फिर एक डेफिनेशन। चलो हटा दें? चलो बताओ एक्ट ऑफ फ्लावरिंग याद है? yes, बिना बुक में नोटबुक में देखे बताओ। एक्ट ऑफ फ्लावरिंग में हमने बोला गोयथे याद है? yes, गोयथे ने कहा फ्लावर इज मॉडिफाइड सो एपिकल मेरिस्टम है। yes, कितने तरीके बताओ? 1 इज, दूसरा हार्मोनल स्ट्रक्चरल बदलाव है। yes, पहले बनी फ्लावर प्रिमोर्डिया, फिर बनी बड। कहना सीखो, पहले बनी फिर बना बड, फिर एंथेसिस हुई, क्या बना? फ्लावर। यानी कि मेरिस्टम से फ्लावर तक बनने की कहानी का नाम एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। एक्ट ऑफ फ्लावरिंग के लिए सनलाइट सबको चाहिए, यस सर, लेकिन किसी किसी को स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट चाहिए, नो सर। और आपको मालूम है ये स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का नाम क्या होगा? फोटो पीरियड। फिर बोलो। तो क्या हम डेफिनेशन बना पाए? व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? इट इज अ फिनोमेना, इट इज अ where it is requirement of special duration of sunlight for the act of flowering, जिसमें एक गलत कॉन्सेप्ट ज्यादातर समय बच्चे पढ़ जाते हैं और उसमें वो 12 घंटे को क्रिटिकल मानते हैं। क्या मानते हैं? 12 घंटे। और वो मानते हैं 12 घंटे से ज्यादा तो लॉन्ग डे, 12 घंटे से कम पक्का? बताओ ये कॉन्सेप्ट सही है कि गलत है? आइए आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से, फोटो पीरियोडिज्म की बेसिस पर द प्लांट आर ऑफ 3 टाइप। 1 is known as long day plant, they are known as LDP, long day plant. There are some plant which are known as short day plant. Also known as SDP. And there are a third kind of plant, they are known as day neutral plant.
also known as DNP. सो फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से इस दुनिया में 3 तरीके के पौधे पाए जाते हैं। पहले का नाम है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरे का नाम है शॉर्ट डे प्लांट, तीसरे का नाम है डे न्यूट्रल प्लांट। पहले डेफिनेशन, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसलिए पहले लिख लेना फिर समझा देंगे। लॉन्ग डे प्लांट, दीज आर द प्लांट which require photo period more than critical photo period for act of flowering. पहले डेफिनेशन लिख दे रहा हूं और फिर से समझाऊंगा, घबराना मत, समझ में आ जाएगा। नाउ द शॉर्ट डे प्लांट, दे आर द प्लांट्स which require photo period less than critical photo period for act of flowering. आपने देखा होगा हम लोग लगभग 5 महीने 4 महीने से साथ पढ़ रहे हैं। इतना टाइम डेफिनेशन लिखाने के लिए मैंने कभी नहीं लिया और कभी लिखने भी नहीं दिया, और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि आप डेफिनेशन लिखो, आप अपनी बनाओ, आप जानो। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखने दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने बोला कि लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जिन्हें क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट ज्यादा चाहिए और इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम। अब एक गलत धारणा जो हम लोगों ने पढ़ी थी, याद है आपको? और उस गलत धारणा में हमने पढ़ा था 12 घंटे। क्या नाम? फिर से बोलो। और मैंने बोला था 12 घंटे का डे, यस और नो, और 12 घंटे की नाइट। तो बताओ, 2 चीजें हो गई, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो हमने कहीं ना कहीं 12 घंटे को क्रिटिकल मान लिया। क्या मान लिया? क्रिटिकल। ये क्रिटिकल मानना ही हमारा गलत कॉमन सेंस है, ये गलत कॉमन सेंस है। क्यों? क्योंकि जब हमने 12 घंटे को क्रिटिकल मान लिया तो हमने माना जिनको 12 घंटे से लाइट ज्यादा चाहिए वो शॉर्ट डे के लॉन्ग डे। तब हमने एक लाइन खींची जिसमें 12 घंटे से लाइट ज्यादा पड़ रही थी। यस और नो? बताओ, अब ये क्या कहलाया? लॉन्ग डे। मान लो ये 12 घंटे का लाइन है, तो ये 12 घंटे से कम हो गया कि ज्यादा हो गया। फिर हमने एक लाइन खींची जिसमें हमें 12 घंटे से लाइट क्या मिल रही है? कम। यानी कि ये वाला कंडीशन, अगर ये बीच का पॉइंट है तो लॉन्ग डे हो गया कि शॉर्ट डे? देख के बताओ ये क्या लग रहा है? ये वाला पक्का? और हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड किसको माना? 12। याद रखना, यही हमारी गलती हो गई, क्योंकि आपको सबको लिखना है critical photo period is different for different plant. Critical photo period is different for different plant. हर प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड अलग होता है। इतनी देर से मैं कहानी पढ़ा रहा हूं, अभी तक हम लोग कंक्लूजन पे नहीं आ पाए कि एक चल क्या रहा है। सी है, अब मैं इसे कंक्लूड करता हूं। चलो पहले चिल्ला लो, फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से कितने प्रकार के प्लांट? 1 इज, फिर शॉर्ट डे प्लांट, फिर कुछ को चाहिए लाइट ज्यादा, है, और कुछ को लाइट चाहिए कम। जवाब देना इधर बिना देखे। कुछ को लाइट, कुछ को किससे? कुछ को क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा और कुछ को पक्का
और हमसे गलती हुई, हमने क्रिटिकल फोटो पीरियड किसका मान लिया? 12। तो हमने माना किसको चाहिए 12 से ज्यादा और कुछ को चाहिए 12 से कम। तो बताओ 12 से ज्यादा तो और 12 से कम तो इसका मतलब कोई पौधा 13 घंटे में फ्लावरिंग कर रहा है तो हमें हमारे हिसाब से लॉन्ग डे प्लांट, और कोई पौधा अगर 11 घंटे में फ्लावरिंग शॉर्ट डे, जो कि सही है कि गलत है? क्योंकि क्रिटिकल फोटो पीरियड हमने यहाँ कर दिया है फिक्स। क्या कर दिया? और ये फिक्स पहली गलती। क्रिटिकल फोटो पीरियड फिक्स 3 बार बोलेंगे, क्रिटिकल फोटो पीरियड फिक्स। हर पौधे का क्रिटिकल फोटो पीरियड अलग है। अब देखना, अब आएगी स्टोरी समझ में। मान लीजिए हमारे पास प्लांट ए है, बोलो क्या है? सब लोग यही ध्यान दीजिए। और इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड CPP, व्हाट इज CPP? 10 घंटे है। कितना घंटे है? 10 घंटे पक्का। और 10 घंटे के क्रिटिकल फोटो पीरियड में 9 में फ्लावरिंग नहीं करता, 8 में फ्लावरिंग नहीं करता, 7 में फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन 11 में करता है, 12 में करता है, 13 में करता है, 14 में करता है। इसका मतलब यानी ये अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम चाह रहा कि ज्यादा? ज्यादा। और बताओ ये 11 घंटे की फ्लावरिंग में, 11 घंटे की लाइट में फ्लावरिंग कर रहा, फिर भी क्या कहला रहा? लॉन्ग डे। और अगर हम 12 घंटे को क्रिटिकल मानते तो उस हिसाब से क्या आता? शॉर्ट डे। जबकि 11 घंटे की लाइट डालने पर ये क्या कर रहा है? समझ में नहीं आया? अगर तुम 12 घंटे लेकर के चलते तो तुम इसे तुरंत लिखते, सर ए प्लांट इज शॉर्ट डे प्लांट, जबकि शॉर्ट डे प्लांट नहीं है। सो बताओ इसमें 12 घंटे क्रिटिकल है कि नहीं है? नहीं है। क्रिटिकल का मतलब अपने क्रिटिकल। तो बताइए अगर तुमने 12 वाली कहानी होती तो 11 घंटे में फ्लावरिंग करने वाला बंदा आपको क्या लगता? शॉर्ट। पर ये क्या निकला? लॉन्ग। मीनवाइल वी हैव द बी प्लांट, प्लांट बी, और इसका CPP है बेटा 14 घंटे। कितना है? और हमने देखा कि ये 15 घंटे में फ्लावरिंग नहीं करता, 16 में नहीं करता, 17 में नहीं करता, लेकिन 13 में कर देता है, 12 में कर देता है, 11 में कर देता है। लॉन्ग डे की शॉर्ट डे। इसका मतलब ये अपने CPP से कम चाहता नहीं ज्यादा? हाँ? और अगर तुमने कहीं 12 घंटे वाला क्रिटिकल माना होता और 13 घंटे में फ्लावरिंग करता तो इसे क्या मानते हैं? लॉन्ग। बल्कि लॉन्ग डे निकला कि शॉर्ट। और एक और ब्यूटी देखो, एक और ब्यूटी, दोनों के दोनों फ्लावर प्लांट 11 घंटे में फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखो, यस और नो? और ये भी कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं दे दूं प्लांट A एंड B बोथ आर फ्लावरिंग, दे फ्लावर एट द 11 आवर ऑफ लाइट। बताओ ये लॉन्ग डे की शॉर्ट डे? बता पाना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें क्या नहीं मालूम होगा क्रिटिकल फोटो पीरियड, वी आर नॉट कंफर्म कि ये लॉन्ग डे है। क्योंकि ए अगर देखा जाए तो क्या है? लॉन्ग डे, और बी क्या है? और दोनों कितने घंटे में फ्लावरिंग करेंगे? 11। इसको 11 घंटे की लाइट दोगे फ्लावरिंग करेगा? इसको 11 घंटे की लाइट दोगे फ्लावरिंग करेगा? लेकिन ये 11 घंटा इसके क्रिटिकल से कम है और ये 11 घंटा इसके क्रिटिकल से ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज शॉर्ट। तो बताओ जो 12 घंटे से ज्यादा लाइट ले वो लॉन्ग डे होंगे, जो 12 घंटे से कम वो शॉर्ट डे होंगे। तो बताओ वो कॉमन सेंस सही था कि गलत था? हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है। बहुत गौतम बुद्ध आंख बंद करके सोच रहे हो? अच्छा, अब जवाब दो। बताओ फोटो पीरियोडिक प्लांट कितने प्रकार के? 1 is, दूसरा, तीसरा डे लेटर। अच्छा, बिना दे के डेफिनेशन बता पाओगे? लॉन्ग डे प्लांट की डेफिनेशन, these are the plant which require sunlight more than 12 hours, जिन्हें अपने क्रिटिकल फोटो पीरियड से लाइट ज्यादा चाहिए। इसका 12 घंटे से कोई लेना देना नहीं। व्हाट आर द शॉर्ट डे प्लांट?
These are the plant, they require sunlight less than critical photo period. Less than 12 घंटा, less than critical photo period. इसका 12 घंटे से कोई लेना देना. And then the day neutral plant, they require light. They require light. इनको require light चाहिए क्योंकि light तो हर को चाहिए. They require light, but not depend upon specific duration. स्पेसिफिक ड्यूरेशन, ये स्पेसिफिक ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करते. ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? इन्हें 4 घंटे की लाइट दे दो तब भी फ्लावर कर देंगे, 15 घंटे की लाइट दे दो तब भी फ्लावरिंग कर दोगे, 10 घंटे की लाइट दोगे तब भी फ्लावरिंग करेंगे. इन्हें लाइट से मतलब है, ड्यूरेशन से मतलब. तो these plant are known as day neutral plant, the plant which does not depend upon the specific duration of sunlight for the act of flowering. Those are known as day. So they do not depend upon specific duration of the sunlight. Those are day neutral plant. बहुत कम है हमारी बुक में वैसे भी. और हाँ, ये हर पौधे का अलग है. बाई एक्सपेरिमेंट, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. इट इज बाई एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है. हर पौधे को एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया है. एंड क्रिटिकल फोटो पीरियड ये भी एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है. यानी आप एक टोबैको का पौधा लो और 1 से 9 घंटे की लाइट दो, 3 महीने तक नहीं फ्लावरिंग कर रहा. दूसरा लो 10 घंटे की दो, नहीं कर रहा. 11 घंटे की दो, करने लगा. 11 घंटे के बाद 12 घंटे में करने लगा. तो आपके लिए 10 घंटे क्या हो गया? क्रिटिकल है. और उसके ऊपर फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब लॉन्ग डे की शॉर्ट डे? शॉर्ट डे. हाँ, लॉन्ग डे. और अगर तो उससे कम लिया शॉर्ट डे, तो वो 9 घंटे में नहीं कर रहा, 12 घंटे में कर रहा है. इसका मतलब एक क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा. सो क्रिटिकल फोटो पीरियड शॉर्ट डे प्लांट के केस में मैक्सिमम सनलाइट है. कैसी है? मैक्सिमम, उससे कम चाहिए. और लॉन्ग डे प्लांट के केस में क्रिटिकल फोटो पीरियड इज मिनिमम, उससे ज्यादा चाहिए. एनीथिंग एल्स? ओके. हाँ, फ्लावरिंग अपने क्रिटिकल पे फ्लावरिंग करेगा. क्रिटिकल पे फ्लावरिंग करेगा और क्रिटिकल से ज्यादा पे फ्लावरिंग करेगा. 10 और मोर देन 10. और किसी का क्रिटिकल अगर 14 है तो 14 में फ्लावरिंग करेगा और उससे कम में करेगा, 15 में नहीं करेगा, 14.1 में नहीं करेगा. ठीक? यस. सो मैं इसे मिटा दो. हाँ बताओ, कितने तरीके के प्लांट? 3 है. तीनों के नाम बता पाओगे? बोलो. लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे प्लांट. लॉन्ग डे प्लांट का डेफिनेशन, प्लांट रिक्वायर्स सनलाइट मोर देन. क्या है? क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहते हैं? अच्छा. शॉर्ट डे प्लांट जानते हो? दे रिक्वायर सनलाइट फॉर मोर देन, लेस देन. नाउ डे न्यूट्रल जानते हो? What is neutral? They depend upon sunlight but not depend upon specific duration. Yes or no? Yes sir. तो बताओ 3 तरीके के प्लांट हो गए? Yes. अब देखो भाई, इनका एक क्वेश्चन कि सर कैसे पता चलेगा? सो बाय एक्सपेरिमेंट. और एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ये पता किया गया. एवरीवन हियर? एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने एक लॉन्ग डे प्लांट देखा. कौन सा प्लांट? जिसका क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 आवर था. कितना? अगर उसे आप 11 घंटे की लाइट दो, फ्लावरिंग करता था. 12 घंटे की लाइट दो, फ्लावरिंग करता था. 13 घंटे की लाइट दो, फ्लावरिंग करता था. एंड सो ऑन. तो इन्होंने बाय एक्सपेरिमेंट एक इस प्रोसेस को किया. देखना क्या किया. ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर इसका रिजल्ट एनसीईआरटी में लिखा है. सो जो मैं ये पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन इसका रिजल्ट एनसीईआरटी में लिखा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या हुआ. इन्होंने क्या किया? कंडीशन नंबर 1 ली, और इस कंडीशन नंबर 1 में इन्होंने एक पौधे को 12 घंटे का लाइट दिया कॉन्टिन्यूअस. जिसका क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 घंटे का था, उसे 12 घंटे की लाइट दी और इसके बाद नाइट दे दी.
ये नाइट ड्यूरेशन थी। बताइए इस दौरान पौधा फ्लावर किया होगा कि नहीं? यस और नो? कितने घंटे की लाइट दी? 12 घंटे। मैंने बोला ना इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना था? 10। यस और नो? जवाब चाहिए मुझे, यस और नो? अगर मैं इसे 12 घंटे की लाइट दूं फ्लावरिंग करेगा? यस सर, क्योंकि इसका क्रिटिकल फोटो पीरियड कितना है? 10। क्या हो गया? चला गया? बुलाओ बोर्ड की करो, मतलब रिकॉर्डिंग सही चलेगी? नहीं चलेगी? बुलाओ भैया बुलाओ, ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान हो जाएंगे। तो बेटिया ऐसा कहा है इसमें कूद पड़े। उन्होंने क्या किया? पैर लगा दिया। बेटिया थोड़ा जगह दे, इधर इधर इधर। हटो। बस 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 बस, हर बात पे नहीं। अच्छा चलो हो गया, कर दिया। तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया कि 10 घंटे वाले का जिसका क्रिटिकल फोटो पीरियड अभी सही चल रहा है, 10 घंटे की जिसको क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए था उसे 12 घंटे लाइट दी, तो 11 भी दी जा रही तब भी फ्लावरिंग, 12 में भी फ्लावरिंग किया उसने। अब उन्होंने देखो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, अब की बार उन्होंने लाइट दी 13 घंटे की। कितने घंटे की? आपको क्या लगता है फ्लावरिंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर से सर फ्लावरिंग किया। ओके अच्छा बताओ, अब मैं तीसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर इसे 12.5 घंटे की लाइट दी जाती, कितनी? 12.5 आवर। बताइए फ्लावरिंग करता कि नहीं करता? 12 घंटे में, 13 घंटे में, 12.5 घंटे में करेगा? बिल्कुल सही कहा सर, ये फ्लावरिंग करेगा। पर इन्होंने वो प्लांट जो 12.5 घंटे में फ्लावरिंग कर रहा था उसे आधा घंटा लाइट और देते, कितना? तो बताओ फ्लावरिंग करता? यस सर। नहीं? राजन सर हिलाने के पहले सोच लिया करो, करता कि नहीं करता? अब इन्होंने क्या किया, 12.5 घंटे के बाद इसे रात में आधा घंटे के लिए डिस्टर्ब कर दिया। यानी इस रात में इन्होंने ब्रीफ पीरियड ऑफ लाइट डाला, वो भी आधे घंटे के लिए डाला। तो देखा जाए 13 घंटे में फ्लावरिंग हो जानी चाहिए? नो सर, क्योंकि 13 घंटे में फ्लावरिंग करता था, अभी तुमने कितना डाला? 12.5 और आधा घंटा और, तो टोटल 13 डाला। तो 13 घंटे में इसको फ्लावरिंग करना चाहिए था कि नहीं? करना चाहिए। वो करता है? यस और नो? भैया फ्लावरिंग नहीं हुई। ये एक्सपेरिमेंट में पता चला। किसमें? एक्सपेरिमेंट कि बोले वो पौधा जिसका क्रिटिकल फोटो पीरियड 10 घंटे है, जो 11 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे की लाइट में फ्लावरिंग कर लेता है, कॉन्टिन्यूअस 12 घंटे लाइट दो फ्लावरिंग कर लेगा, कॉन्टिन्यूअस 13 घंटे लाइट दो फ्लावरिंग कर लेगा, कॉन्टिन्यूअस 12.5 घंटे लाइट दो फ्लावरिंग कर लेगा। लेकिन तुमने 12.5 घंटे लाइट देने के बाद उसकी नाइट डिस्टर्ब कर दी। क्या? और नाइट डिस्टर्ब करते ही फ्लावरिंग नहीं। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि फ्लावरिंग के लिए जितना डे स्टिमुलस जरूरी है, जितना डे का स्टिमुलस जरूरी है, उतना ही नाइट का स्टिमुलस भी जरूरी है। और कुछ लोगों ने कहा कि नाइट स्टिमुलस इज मोर रिक्वायर्ड, नाइट जरूरी है और ज्यादा जरूरी है।
इसीलिए इन पौधों के नाम बदलने चालू कर दिए गए और बोला गया जो पौधे एक्चुअली लॉन्ग डे प्लांट है, क्या नाम है? एक्चुअली उन लॉन्ग डे प्लांट का नाम होना चाहिए शॉर्ट नाइट प्लांट। शॉर्ट डे, क्योंकि अगर दिन लंबे तो रातें छोटी, और इसीलिए जो बेटा लॉन्ग डे प्लांट, सॉरी जो शॉर्ट डे प्लांट थे, बोलो क्या थे? शॉर्ट डे प्लांट, उनके लिए बेटा जरूरी हो गया नाम, बताओ क्या रखा गया? लॉन्ग नाइट प्लांट। फिर से बोलो, यानी हम क्या डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हाँ नाइट। और इस वजह से फिर नई डेफिनेशन फोटो पीरियोडिज्म की बनानी पड़ी, पुरानी की नहीं। और उन्होंने कहा ना अकेले नाइट जरूरी, ना अकेले डे जरूरी, हमें दोनों जरूरी। एक चाहिए कि दोनों? और देयर इज अ रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। बोलो क्या? रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। सो आप अपनी एनसीईआरटी में फोटो पीरियोडिज्म की डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो उन्होंने लिखा है, पेज टर्न करके जब पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या लिखा है? बोलो क्या लिखा है? इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ डे नाइट और रिलेटिव ड्यूरेशन। इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट फॉर द एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। इट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। ज्यादा लिखने के चक्कर में गया काम से तुम्हारे। अभी तक मैंने क्या बताया था फोटो पीरियोडिज्म? It is a requirement of specific duration of life, पक्का? For the act of, फिर मैंने लिखाया कि डे के साथ साथ नाइट भी चाहिए। फिर मैंने बोला ना डे चाहिए ना नाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? डे भी चाहिए नाइट भी चाहिए। तो रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ किसका? डे और नाइट का रिलेटिव ड्यूरेशन चाहिए। और किसके लिए चाहिए? फ्लावरिंग के लिए। तो व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म? तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन, जो नई डेफिनेशन मानती है, वो ये है, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ, इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट for act of flowering. This is the main definition of photoperiodism which is given in your NCERT. आपके NCERT में जो definition दी गई है वो ये दी गई है। जब आप पेज पढ़ेंगे सही ढंग से तो यही मिलेगी। Yes, what is photoperiodism? The requirement of relative duration of day and night for act of flowering के लिए डे और नाइट दोनों चाहिए। और उनका क्या चाहिए? रिलेटिव ड्यूरेशन। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डे के चक्कर में पूरा डे ही कर दे। भैया बोले लॉन्ग डे प्लांट है तो 24 घंटा लाइट डाल रहे, नाइट होने नहीं दे रहे, तो बताओ फ्लावरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। सो वी नीड डे एज वेल एज नाइट। और उनका क्या चाहिए? रिलेटिव ड्यूरेशन। इसीलिए लॉन्ग डे प्लांट का दूसरा नाम शॉर्ट नाइट, और शॉर्ट डे प्लांट का दूसरा नाम लॉन्ग नाइट प्लांट। और डे न्यूट्रल को लाइट की जरूरत नहीं थी, फिर लाइट की जरूरत थी लेकिन स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट की जरूरत नहीं। सो दिस इज हाउ द डेफिनेशन हैपन एंड द मॉडर्न डेफिनेशन हैपन फॉर द फोटोपीरियोडिज्म। नाउ व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म? It is a requirement of relative duration of day and night. हटा दें? बताओ लॉन्ग डे प्लांट का दूसरा नाम? हाँ, शॉर्ट। और शॉर्ट डे प्लांट का? पक्का? तो बस याद रखना, क्या पूरा डे चाहिए? नाइट चाहिए? डे और नाइट का रिलेटिव ड्यूरेशन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? चलो भाई, तो थर्ड इज, तीसरा पॉइंट, लोगों ने कहा कि लाइट एक स्टिमुलस है। और इस लाइट स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हैं प्लांट।
एंड प्लांट डज नॉट हैव द ब्रेन एंड नॉट द रिसेप्टर, तो प्लांट को कैसे पता चल रहा कि लाइट एक्चुअली हमारे पास आ रही है? फिर से सुनना, हमारे पास ब्रेन है, आईज है, रिसेप्टर है, जिससे हम पता लगा देते हैं कि भैया दिन हो गया, रात हो गई। प्लांट को कैसे पता चलता है कि उन्हें लाइट मिल रही कि अंधेरा मिल रहा? तो वैज्ञानिकों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, लगाने के लिए कोशिश किया कि लाइट स्टिमुलस को, कौन से स्टिमुलस को? लाइट स्टिमुलस को पकड़ने वाले रिसेप्टर कहां पर होते हैं पौधों में? वेयर द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। ध्यान सुनो, फिर से सोच के देखो, प्लांट के पास ब्रेन, देखा जाए आईज, फोटो रिसेप्टर नहीं है, तो प्लांट को कैसे पता चल रहा कि लाइट आ रही है, दिन हो रहा है कि रात हो रहा, कैसे पता चल रहा? तो वैज्ञानिकों के दो मत, दो तरीके के ग्रुप बने वैज्ञानिकों के। एक ग्रुप बोलता था चूंकि फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, और सूट में भी मेरिस्टेम, फिर से बोलो। तो वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बोलता था कि लाइट स्टिमुलस को पकड़ने के लिए रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेम। क्योंकि उनका मानना था कि यही मेरिस्टेम आगे चल के फ्लावर बनेगा, तो जो फ्लावर बन रहा है उसी के पास लाइट को पकड़ने के रिसेप्टर होने चाहिए। और दूसरे वैज्ञानिक थे जो मानते थे कि भले फ्लावर भाई बन रहा हो मेरिस्टेम से, लेकिन उनको रिसेप्टर कहां मिलेंगे? कहां पर? लीफ। तो रिसेप्टर प्रेजेंट इन लीफ। तो दो तरीके के वैज्ञानिकों के मत थे। बताओ, लाइट को पकड़ने के लिए पौधों में रिसेप्टर कहां कहां हो सकते हैं? या तो मेरिस्टेम या तो लीफ। तो कुछ वैज्ञानिक क्या मानते थे और कुछ मेरिस्टेम मानने वालों का अपना मत था। उनका मत था कि भाई जब फ्लावर किससे बनता है? मेरिस्टेम से, तो वही लोग लाइट को पकड़ते होंगे और फ्लावर को बदल देते होंगे। दो चेंजेस करते हैं, हार्मोनल है, स्ट्रक्चरल। पर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं नहीं, भले ही बेटा फ्लावर बनता है मेरिस्टेम से, लेकिन उस लाइट को पकड़ने के लिए मेरिस्टेम नहीं, क्या चाहिए? लीफ। एक्सपेरिमेंट किए गए। क्या किए गए? पहला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट 1, इन्होंने एक गमले में एक पौधा लिया। वो पौधा था लॉन्ग डे। क्या था? LDP। व्हाट इज LDP? और उस पौधे की सारी पत्तियां गिरा दी, लेकिन मेरिस्टेम जिंदा रखा। सारी पत्तियां गिरा दी और मेरिस्टेम जिंदा रखा। पौधा लॉन्ग डे प्लांट था और उसे लॉन्ग डे कंडीशन में ही रखा, जो चाहता था उसी कंडीशन में रखा। फ्लावरिंग नहीं हुई। वैज्ञानिकों ने कहा फ्लावरिंग अगर होनी ही चाहिए क्योंकि मेरिस्टेम है, और अगर मेरिस्टेम में भी रिसेप्टर होते हैं, तो मैं जो सनलाइट डाल रहा हूं वो सनलाइट किसने पकड़नी चाहिए? मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम ने क्या बनानी चाहिए? प्राइमोर्डिया, बड, फ्लावर। पत्ती एक भी नहीं रखी पौधे में, फ्लावरिंग नहीं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, बी। एक्सपेरिमेंट नंबर बी, अब की बार फिर से उन्होंने वही लॉन्ग डे प्लांट लिया, द सेम लॉन्ग डे प्लांट, और केवल 1 या 2 पत्तियां रखी अलोंग विथ मेरिस्टेम। 1 या 2 पत्तियां रखी अलोंग विथ मेरिस्टेम। यह पौधा था लॉन्ग डे प्लांट, और इसे लॉन्ग डे कंडीशन में ही रखा गया। किस कंडीशन में? और भैया यहां पर फ्लावर बन गया। तो लोगों ने कहा कि अगर मेरिस्टेम ही चाहिए होता और रिसेप्टर मेरिस्टेम नहीं प्रेजेंट थे, तो यहां मेरिस्टेम थी, लीफ थी कि नहीं थी? तो बताओ, अगर केवल मेरिस्टेम में रिसेप्टर होते तो बिना लीफ के भी फ्लावरिंग होनी चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, बिना लीफ के फ्लावरिंग नहीं होती,
क्योंकि लाइट को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है? लीफ में। और फिर लोगों ने थ्योरी दी कि भैया लीफ में एक पिगमेंट पाया जाएगा, नाम है फाइटोक्रोम। साइटोक्रोम, और ये फाइटोक्रोम नाम का पिगमेंट ही सनलाइट को रिसीव करेगा। किसको? और सनलाइट को रिसीव करने के बाद एक हार्मोन बनाएगा, नाम है फ्लोरिजेन। फिर से बोलो। और ये फ्लोरिजेन नाम का जो हार्मोन है ये हाइपोथेटिकल था। कैसा? वैज्ञानिकों ने सोचा था, मिला कभी नहीं, उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने माना कि जब सनलाइट पत्तियों में पड़ती है तो पत्तियों में मौजूद उस सनलाइट को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद एक हार्मोन बताता है, नाम बताओ? फ्लोरिजेन। फ्लोरी मतलब फ्लावर, जेन मतलब जनरेट करने वाला। और यही फ्लोरिजेन पत्तियों से मूव करते हुए मेरिस्टेम में जाता है। कहां पर? और दो चेंज करता है। एक कौन? हार्मोनल चेंज। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो मुझे किसी ने नहीं पूछा कि कौन सा हार्मोनल चेंज? फ्लोरिजेन का हार्मोनल चेंज। तो पत्तियां सनलाइट को रिसीव करती हैं किसके द्वारा? और लीफ के द्वारा। पर किसके द्वारा? फाइटोक्रोम। और क्या बनाती है? फ्लोरिजेन। कहां? लीफ में। और लीफ से फ्लोरिजेन बना के कहां मूव कराती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वहां पर कितने चेंज आते हैं? दो। पहला चेंज, यही वो हार्मोनल चेंज है जो उसमें क्या बना देता है? प्रिमार्डिया। क्या बनाता है? फिर क्या बनती है? बड। और फिर बोला गया क्या फ्लोरिजेन कभी ढूंढा गया? नो। बोलते हैं एक हार्मोन जो फ्लोरिजेन जैसा बिहेव कर सकता है, इट इज जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स कैन बिहेव लाइक फ्लोरिजेन, पर वो भी 100% नहीं। इसीलिए फ्लोरिजेन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन माना गया और तब से लेकर आज तक वो डिस्कवर नहीं हुआ। तो जब मैं बोलता हूं एक्ट ऑफ फ्लावरिंग में दो चेंजेस आते हैं, दोनों चेंज याद हैं? पहला हार्मोनल, दूसरा। तो हार्मोनल का मतलब कौन सा हार्मोन? फ्लोरिजेन। तो बताओ लाइट स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए पौधे में क्या होनी चाहिए? बिना पत्तियों के कभी भी फ्लावरिंग हो सकती है? नहीं, क्योंकि पत्तियां लाइट को स्टिमुलस को रिसीव करेंगी। किसके द्वारा? फाइटोक्रोम। और फाइटोक्रोम में क्या बनाएंगी? फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन बनाकर कहाँ पहुंचाएंगे? मेरिस्टेम। और मेरिस्टेम में क्या बनेगी? प्रिमार्डिया। प्रिमार्डिया के बाद बड, और बड के बाद फ्लावर। So this was the total photoperiodism given in your NCERT, or it will be more than which is given in your NCERT. आपकी NCERT में जो कुछ भी दिया है उससे बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है। It is photoperiodism. ये बात और है कि फाइटोक्रोम दो प्रकार के, एक PR और एक PFR। ये सब कोर्स में नहीं है इसलिए मैं पढ़ाऊंगा नहीं। वन इज नोन एज फाइटोक्रोम रेड और एक फाइटोक्रोम फार रेड, और इनकी अपनी थ्योरी ही अलग है। तो जब ये चैप्टर से पोर्शन ही हटा दिया गया और एनसीईआरटी में ये दिया ही नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस। कभी जरूरत पड़ी क्वेश्चन में देन आई विल डिस्कस। इसलिए मेरी रिवीजन क्लासेस छोड़िएगा मत, क्योंकि पिछले कुछ 5-7 साल पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसमें? रिवीजन। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एंड दैट्स व्हाई आई विल नॉट डिस्कस इट इन एनसीईआरटी। सो फोटोपीरियोडिज्म अंततः क्या समझा गया? क्या है डेफिनेशन फोटोपीरियोडिज्म की? इट इज अ रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। पक्का? पहले की डेफिनेशन क्या थी? स्पेशल ड्यूरेशन ऑफ लाइट। और कितने प्रकार के लोग? 3। 2? एक और लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे में। याद है? लॉन्ग डे प्लांट LDP है, शॉर्ट डे प्लांट SDP है, DNP इज डे न्यूट्रल प्लांट। ओके, वन थिंग बताइए, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल प्लांट के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट स्टिमुलस जितना जरूरी है नाइट भी उतना जरूरी है। इसलिए लॉन्ग डे प्लांट का दूसरा नाम शॉर्ट नाइट प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट का लॉन्ग नाइट प्लांट। पक्का? फिर स्टिमुलस को ढूंढा गया। लाइट स्टिमुलस को पकड़ने के लिए रिसेप्टर चाहिए। कितने मत थे? एक ने कहा
कौन सही निकला? लीफ में क्या होता है? फाइटोक्रोम। सनलाइट रिसीव करते हैं? फाइटोक्रोम सनलाइट रिसीव करके एक पिगमेंट बनाते हैं, एक हार्मोन बनाते हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुआ, हाइपोथेटिकल है। नाम बताओ। फ्लोरीन जो बनता लीफ में मूव मेरिस से और वहां जाकर के फ्लावर बनाता है। कोई एक हार्मोन जो फ्लोरिजेशन दिए जिब्रेलिन। बोलो कौन? थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन। Vernalization, also known as springization. Definition: it is quantitative and qualitative requirement of low temperature for act of flowering. चलिए, इसके पहले वाले टॉपिक में एक्ट ऑफ फ्लावरिंग के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड था कि लाइट, and that was related with the light. Now this related with the temperature, और temperature में भी low, and this low temperature is known as chilling treatment. Chilling treatment, just chill, है ना, like that, chilling treatment, not the freezing treatment. And that's why मैंने कहा टेम्परेचर दोनों तरीके से चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी। लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि फ्रीज हो जाओ, फ्रीजिंग की चिलिंग। एंड दैट्स वाई क्वालिटी में टेम्परेचर चाहिए लगभग 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। पौधों को टेम्परेचर चाहिए 5 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर। इससे कम या और ज्यादा हो सकता है, बट नेवर फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसका मतलब 0 डिग्री से कम नहीं चाहिए। अगर तुमने बोला -10 -20 चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज अ फ्रीजिंग ट्रीटमेंट और चिलिंग। ओके। एंड क्वांटिटी में चाहिए फॉर 1 वीक टू 1 मंथ और 2 मंथ, कभी कभी 2 महीने तक। यानी ये ट्रीटमेंट किसी भी पौधे को मिनिमम कितना चाहिए? 1 हफ्ते, अब मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कितने हफ्ते? 1 हफ्ते मिनिमम, और मैक्सिमम 1 से 2 महीने तक का भी ट्रीटमेंट चाहिए। तो अब जरा इस डेफिनेशन पे गौर फरमाइए। इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। यानी फ्लावरिंग करने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? लो। और लो किस रेस्पेक्ट में? 2, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में भी, क्वालिटी में कितना? 5 से 10। कभी कोई बोले सर 15 डिग्री तक चलेगा, चल जाएगा। कोई बोले सर 2 डिग्री तक चलेगा, चल जाएगा। लेकिन जनरली 5 से 10। कोई बोले सर 15 डिग्री में चलेगा, चलेगा, क्योंकि चिलिंग चाहिए। लेकिन जनरली कितना? 5 से 10। बोले सर 1 हफ्ते में चलेगा, बोले कुछ पौधों में चल सकता है, सारे पौधों में, और कुछ पौधों में 1 महीना 2 महीने। तो इट डिपेंड अपॉन द प्लांट कि वो प्लांट कैसा है। सो नाउ व्हाट इज वर्नलाइजेशन? बोलो। इट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ लो टेम्परेचर फॉर एक्ट ऑफ फ्लावरिंग। मैं जानता हूं कि हम सब लोग कहीं ना कहीं गांव से जरूर जुड़े हैं। हम कितना भी शहरी होने का नाटक करें, हम कितना भी
यस नो, इधर की बातें करें, यू नो आई नेवर गो माय विलेज, अंग्रेजी है ये सब। सब लोगों की जड़ें गांव से जुड़ी हैं, जानते हो। कभी ना कभी आप सर्दियों गर्मियों की छुट्टी में आम खाने के लिए गांव जाते हो। कुछ बोलेंगे सर हमने गांव देखा नहीं, तो ठीक है, तुमने नहीं देखा तो तुम्हारे पापा ने देखा होगा, और पापा तुम्हें नहीं ले जाते वहां पर, इसका मतलब है चाहते हैं कि ठीक है तुम यहीं मजे करो, हम सब देख लेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा? माय गुडनेस। बिटिया कहाँ रहती हो? खड़ी हो, खड़ी हो। अरे ऐसे चुप रहो, कानपुर। हाँ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सॉरी सॉरी, कुछ क्वेश्चन करते अब नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बदतमीजी की वजह से। बदतमीज वो तो मैं जानता हूं भाई, लेकिन तुम, हम पूछ रहे तो तुम क्या बता रहे हो? तुम्हारा नाम जानवी है? ठीक है, कुछ लोगों ने गांव नहीं देखा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने गांव देखा। और गांव जो लोग देखे हैं वो जानते हैं कि 3 तरीके की 4 तरीके की फसलें हैं हमारे यहाँ। एक है रबी, इट्स नॉट रबी, खरीफ, जायद एटसेट्रा। इसके आगे मुझे नहीं पता। हाँ, बस 3 ही होती हैं। तो लोगों ने बोला सर 3 ही फसलें होती, रबी, खरीफ, जायद। तो अगर मैं पूछूं रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, तो हो सकता है आपकी थोड़ा सा हालत खराब हो जाए। आपको आता है, थैंक यू वेरी मच। क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। अब ध्यान सुनो, इसको हटाने के बाद मैं तुमको एक कहानी सुनाऊंगा जिसको तुम लिख नहीं पाओगे। सुनोगे तो अच्छा रहेगा। हटा दें इसे। अभी इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, बोलो स्प्रिंगाइजेशन। इसे याद रखना कि मैंने लिख रखा है। आगे सुनते हैं। बोलते हैं वीट, मेज और राई या इस तरीके के ग्रेन्स एटसेट्रा, वीट, राई, मेज, इनकी 2 वैरायटीज हैं मार्केट में, और ये डिपेंड करती है हमारे फसलों के प्रकार पर। इनमें से 2 वैरायटी में एक वैरायटी का नाम है विंटर वैरायटी और दूसरे का नाम है स्प्रिंग वैरायटी, वसंत ऋतु की वैरायटी। विंटर मतलब जाड़े की वैरायटी। स्प्रिंग वैरायटी, सॉरी, विंटर वैरायटी समटाइम आल्सो नोन एज ऑटम वैरायटी। शरद ऋतु, ऑटम। ऋतुएं 6 हैं। आपको जाड़ा, गर्मी, बरसात 3 मालूम है, टोटल 6 ऋतुएं होती हैं। उनमें से शरद ऋतु की वैरायटी है विंटर वैरायटी, और वसंत ऋतु की वैरायटी है स्प्रिंग वैरायटी। एकदम ध्यान से सुनना। ये बहुत नॉर्मल बात है कि हम सब जानते हैं गर्मियों की छुट्टियां मई जून, ये वो समय है जब फसल कट रही होती है। सुना है? आप गर्मियों में जाते हो आम खाने, मई जून होता है। जून जुलाई में होती है बारिश, यस और नो? और इसी बारिश के बाद किसान अपने खेत को जोतता है, प्लॉ करता है। तो ये कोई अगस्त सितंबर का महीना रहा होगा, अगस्त और सितंबर का वो महीना रहा होगा। प्लीज मजाक मत करना और मेरे साथ रहना, तभी समझ में आएगा। जब बंदे ने फसल डाली, यानी कि जुताई करने के बाद बुआई की, बुआई करने का टाइम अगस्त सितंबर के आसपास था। कोई एक किसान है, किसान का नाम रामू है, लेट्स सपोज इज अ रामू किसान, जिसने गेहूं की फसल अगस्त सितंबर में सीड किया, मतलब बो दी। ओके, धान,
चलो धान ले लो, धान मतलब चावल, वॉट एवर यू वांट। मैं आपको एक वैरायटी की बात कर रहा हूँ, धान वान की सब दिमाग मत करो, यही बोलो। अगस्त सितंबर के समय की एक वैरायटी आपने ली, सितंबर के बाद क्या आया? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद थैंक यू, नवंबर के बाद वाह शाबाश, फिर अरे वाह, फिर अप्रैल, फिर मई और फिर जून। बहुत बड़ी बात बता दी आपने, थैंक यू, आपने इतनी मदद की। अब सुनो, ये फसलें जब अगस्त सितंबर में बोई गई तो इनके अंकुरण अक्टूबर की शुरुआत में निकले। अंकुरण मतलब सीडलिंग्स, छोटे छोटे प्लांट निकले खेत में सितंबर अक्टूबर के बीच। इसका मतलब अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी तक ये इसी पौधों की फेज में रहे। किस पौधे की फेज में? सुनो, बर्थ याद है? नो सर। नेचुरल डेथ याद है? नो सर। याद है? स्पैन याद है? नाम बताओ। बहुत मारेंगे, बोलो। पहला फेज याद है? दूसरा याद है? तीसरा याद है? पहले फेज का नाम वेजिटेटिव फेज, फिर से बोलो। दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा सेमेस्टर। सब लोगों ने बोला याद है, याद है? वेजिटेटिव फेज का अंत और रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत फ्लावरिंग से होती। कैसे? अगर पौधों में क्या निकलने लगे, क्या खत्म, क्या शुरू, तो ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक फ्लावर नहीं किया, यानी पूरा वेजिटेटिव फेज खत्म, लेकिन फ्लावर, और जनवरी के आसपास इसमें फ्लावर आने चालू हुए। सबने सुना है वसंत ऋतुओं में फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होती है, सुने हो? अरे तुम इस पौधे का नाम सरसों लेके चलो, सरसों, दैट इज राइट। यस और नो? तो आपने सरसों बोई अगस्त सितंबर के आसपास और आपकी फ्लावर निकले जनवरी के आसपास। यस और नो? और जो जनवरी के आसपास फ्लावर निकले, फ्लावर बने रहे फरवरी, यहाँ पर फरवरी में बसंत पंचमी आती है, और मार्च के आसपास फसल पकने लगी और पकने लगी, तभी आ गई होली। क्या आ गई? होली कब है? होली मार्च। हम गब्बर सिंह नहीं है। अब होली में तुम खुश हो रहे, अरे वाह फसल पक गई, और इस चक्कर में तुमने हुर्रे किया और तुमने रंग खेला। क्यों रंग खेला? क्योंकि तुम खुश हो, होली है? नहीं, तुम खुश हो तुम्हारी फसलें पक रही, और इसीलिए होली में आप फसलों का भोग लगाते हो अग्नि मैया को। अग्नि समझते हो? गन्ने और बालियां चढ़ाते हो। यस और नो? ताकि आप बता रहे हो कि हमारी फसलों को अच्छे से पकाना, आप अग्नि दे रहे हो। इसका मतलब है मार्च, इस त्योहार जो होली का त्योहार, ये बदतमीजियों के लिए नहीं है जो तुम करते घूमते, ये इस खुशी में है कि फसलें पक रही। और अप्रैल में आएगा चैत। बोलो कौन? चैत। हिंदी महीनों का पहला महीना। 3 कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर और फॉरेन कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर अलग चलता है, इंडियन कैलेंडर अलग चलता है, और फॉरेन कैलेंडर जनवरी से चलता है। हमारा पहला महीना है चैत। चैत, बैसाख, आषाढ़, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, माघ, पूस। अभी माघ चल रहा, क्या चल रहा? माघ। अरे बस आगे हमको नहीं आता। फागुन इज द लास्ट मंथ। देखो तुम मजाक करने लगे, फागुन इज द लास्ट, वो आखिरी महीना है जब हम फसलों की पकने पर खुशी मना रहे हो। वाह मजा आ गया। वो कौन है? मार्च। मजाक सुनो, मजाक मत करो, सुनो मजाक से। अभी अप्रैल में आने पर आपने कहा फसलें पक गई, और आप मई जून तक इसे काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद जून तक आप बरसात के पहले घरों में इसको स्टोर कर लेते हैं। ये हर किसान करता है। बारिश के पहले थ्रेसिंग हो जानी चाहिए, वरना बड़ी बड़ी फसलें खराब हो जाएगी। इतना तो किसानी सबको आती है। इस वैरायटी का नाम विंटर वैरायटी है। क्यों? क्योंकि इसने वेजिटेटिव फेज पूरा करने के लिए पूरा विंटर ले लिया। अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये वेजिटेटिव फेज में पड़ा रहा। किस फेज में? वेजिटेटिव, यानी वेजिटेटिव फेज इसने गुजारी सर्दियों में। किसमें? क्यों? वेजिटेटिव फेज में क्या क्या मिला इसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। और अगर वेजिटेटिव फेज पूरी ना होती तो रिप्रोडक्टिव, और रिप्रोडक्टिव ना आती तो फ्लावरिंग। और वेजिटेटिव फेज पूरी करने के लिए क्या चाहिए? सर्दियां। इसका मतलब है विंटर वैरायटी को, किसको? विंटर वैरायटी को फ्लावरिंग करने के लिए सर्दियों का वेजिटेटिव फेज चाहिए। गर्मियों की सर्दियों, और सर्दियों का वेजिटेटिव फेज पाने के लिए उनको बोना सर्दियों में चाहिए कि सर्दियों के पहले? सर्दियों के पहले। तो विंटर वैरायटी हमेशा विंटर में बोई जाती है कि विंटर के पहले? एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज विंटर वैरायटी और ऑटम वैरायटी। सोचिए, विंटर वैरायटी को पक करके घर तक आने में कितने महीने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट 10 महीने चाहिए। 10 महीने कम से कम चाहिए इस फसल को पक कर घर तक हार्वेस्ट कर तक आने के लिए। ये किसान कौन है? रामू। और रामू जानता है अगर फसलों को ग्रो नहीं किया तो फ्लावर नहीं आएगा, फ्लावर नहीं आए तो बालियां, और बालियां नहीं आए तो सीड और ग्रेन नहीं बने। इसलिए फ्लावरिंग करने के लिए पौधे को कौन से फेज खत्म करने सॉरी, वेजिटेटिव फेज के लिए से क्या चाहिए? जाड़ा। और जाड़ा कौन से महीनों का? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और जिस साल जाड़ा थोड़ा कम पड़ता है, फसलों की पैदावार कम हो जाती है। तो जब हम कहते हैं भगवान बड़ा जाड़ा पड़ रहा है, थोड़ी जाड़ा कम कर दो, तो किसान कहता चुप रहे। जाड़ा कम हो गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। जाड़ा ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, क्योंकि जाड़े की वजह से फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी। और अगर फ्लावरिंग अच्छी हुई तो पैदावार भी अच्छी होगी। क्या कम कर रहे हो? क्या किसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज? वेजिटेटिव। और एक किसान है सुनील, दैट्स मी। ये रामू है बेचारा मेहनत कश, और एक बहुत ही आलसी किसान। कौन? सुनील, मैं। ये कहता है कि तुम बोलो बेटा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। ये कहता है कि हम तब तक मौज करेंगे। ये अगस्त सितंबर में बेटा जोत रहा खेत, ये अपना खा रहा पी रहा घूम रहा। सितंबर अक्टूबर निकल गया, बोले ठीक है तुम बुआई करो, हम तो अपना लेटे घर में। अक्टूबर नवंबर आया तब इनके घर वाली ने बोला पगला गए होगा, अगर खेत ऐसे ही रहा तो बच्चों खिलाओगा। तब इन्हें लगा आइला, इनको लगा अच्छा करना पड़ेगा। तो ये बोले ठीक है। रामू से कहा तुम बेवकूफ हो, मैं नवंबर दिसंबर के आसपास खेत की जुताई करूंगा, और नवंबर दिसंबर के आसपास में सीडिंग करूंगा, यानी बुआई करूंगा। और मेरी फसलें जनवरी की शुरुआत में अंकुरित होकर के बाहर आएंगी, और जब अंकुरित होकर के बाहर आएंगी तब तक आ जाएगा फरवरी। क्या आ जाएगा? फरवरी। इनको जाड़ा पूरा नहीं मिलेगा, यस और नो? फिर भी फरवरी के आसपास से अंकुरण आ जाएगा, और अंकुरण आने के बाद में मार्च में इनमें फ्लावरिंग कर लूंगा। क्या कर लूंगा? फ्लावरिंग। और मार्च में फ्लावरिंग करने के बाद अप्रैल तक इन्हें पका लूंगा, थोड़ा देर 1 महीना तुमसे बाद पका लूंगा, और मई तक मैं भी काट के घर ले जाऊंगा। यस, दिस वैरायटी इज नोन एज स्प्रिंग वैरायटी। बोलो कौन सी? तो बताओ फसलों की एक वैरायटी की 2 वैरायटी? एक कौन सी? ऑटम, जो सर्दियों के पहले लगाई जाती, और एक कौन सी वैरायटी? स्प्रिंग वैरायटी, जो सर्दियों के अंत में। हाँ, सर्दियों के पहले के अंत में, यानी दिसंबर के आसपास ये बुआई होती है, और बुआई होने के बाद मई जून तक में काट लेते हैं। महीना 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये अपनी फसल को 5 से 6 महीने में घर ले आते हैं और खूब हंसते हैं। कौन? रामोस कहते हैं हे मूर्ख रामू, जो काम तुम 10 महीने में करते हो वो मैं 5 महीने से 6 महीने में कर लेता हूं, फसल सेम है। रामू कहता भैया तुम पढ़े लिखे किसान हो, हमारे बाप दादा यही कह के गए हैं, हम इसी से काम चला रहे हैं। अच्छा, रामू अपने हिसाब से सही है। क्यों सही है? क्योंकि रामू 1 बीघे खेत में 8 क्विंटल गेहूं उगा रहा है, और सुनील सर उसी के बगल वाले खेत में सेम मिट्टी, वही
एक तरह के 1 बीघे में केवल 3 क्विंटल उगा रहे हैं। और ये सुनील सर को मालूम नहीं, सुनील सर इसी बात पे खुश है कि ये बेवकूफ 10 महीने लगाता है, मैं देखो 5 महीने में फसल ले आता हूँ। तो मैं एक दिन रामू को छेड़ने लगा, रामू तुम बहुत मूर्ख हो, अगस्त सितंबर से चालू करते हो, मई में काटते हो, हम दिसंबर जनवरी में चालू करते हैं, मई में काटते हैं। रामू ने कहा देखो हम मूर्ख नहीं है, हम तुमसे उलझते नहीं, तुम बेवकूफ आदमी। हमने कहा कैसे बेवकूफ है, हमको तो बुरी लग जाती बात, हमको तुमने बेवकूफ कैसे कहा, हम तुम्हें बेवकूफ कह रहे, तुम हमको बेवकूफ कह रहे। बोले हाँ आप बेवकूफ हो। बोले कैसे? बोले तुम्हारे 1 बीघे में कितनी? तो हमने कहा 3 क्विंटल। बेटा मेरे 1 बीघे में कितना? 8। अब राबू तो दर्द दे के चला गया। तो हमने पता लगाया कि रामू कर क्या रहा है। रामू ये कर रहा है कि वो अपनी वैरायटीज अच्छी यूज कर रहा है और सीड की ब्रीड अच्छी यूज कर रहा है। और वो ब्रीड कौन सी है? विंटर। बोलो कौन? और उसका प्रोडक्शन कम की ज्यादा? लेकिन स्प्रिंग ब्रीड का, स्प्रिंग वैरायटी का प्रोडक्शन ज्यादा की कम? तो हमने कहा तो क्या हुआ अगर मैं अपने बीजों के साथ के बजाय रामू के बीज उगा दूं, तो बताओ जब बीज सेम होंगे तो प्रोडक्शन भी सेम होगा। फिर से सुनो वरना यहीं मरोगे। मैंने कहा रामू के बीज अच्छे हैं तभी तो 1 बीघे में कितना, और मेरे बीज खराब है तभी तो 1 बीघे में। तो मैंने कहा रामू वाले बीज ही मैं उगाऊंगा। और हालत नहीं सुधारी मैंने, आलसी का आलसी बना हूं मैंने रामू से कहा ठीक है अगली साल कंपटीशन करेंगे। बोले ठीक है सर कर लेना। रामू ने अगली साल फिर से चालू किया। कब से? और वो बेचारा लकीर पीटता रहा मई तक। मैंने कहा मैं फिर भी कब उगाऊंगा? दिसंबर जनवरी। पर मैंने सीड बदल दिए। अब की बार मैंने विंटर वैरायटी लगा दी। कौन सी? और जब मैंने विंटर वैरायटी लगाई तो याद रखना इसको ग्रो करने में, अंकुरण होने में टाइम लगता है। ये जनवरी के लास्ट तक बाहर आई है ना, और फरवरी में जब ये बाहर आई तो इसको 4 महीने सर्दियां चाहिए थी। कितने? 4। और फरवरी के बाद क्या आ गई? मार्च। बताओ सर्दी से मिली कि नहीं मिली? हाँ, क्योंकि फ्लावरिंग करने के लिए विंटर वैरायटी को वेजिटेटिव फेज क्या करनी है? पूरी। और वेजिटेटिव फेज कैसी चाहिए? सर्दी वाली। कब से? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कितनी? पर जब मैंने विंटर वैरायटी को फरवरी में लगाया तो मुझे कितने महीने की सर्दी मिली? 1। उसके बाद गर्मी। इसका मतलब विंटर वैरायटी का वेजिटेटिव फेज पूरा हो पाया कि नहीं? बताओ पौधा बाहर निकला लेकिन फ्लावरिंग। चलो मेरे साथ चलो, थोड़ा टाइम लगेगा, हंसी आएगी, लेकिन बताओ बोलो फरवरी के बाद फ्लावरिंग, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सर्दी आई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसी फरवरी में फ्लावरिंग हुई कि अगली? तो ये समय कम लगा रहे थे, इनसे बड़ा मूर्ख तो ज्यादा होशियार कौआ। समझ रहे हो? रामू ने कहा कि सर आप हो गए अच्छे टीचर, किसान अच्छे, आप केवल आलस छोड़ो और विंटर वैरायटी को अगस्त में वो प्रोडक्शन कितना लो? 8 क्विंटल। और लेकिन ये आदमी जिद्दी है। उसने कहा ठीक है। हमने सीड से पूछा भैया रामू के खेत में तुम फ्लावरिंग जनवरी में कर दिए थे, हमारे खेत में फ्लावरिंग काहे नहीं की? तो सीड ने कहा सुनील सर हमें फ्लावरिंग के लिए चाहिए ठंडी। क्या चाहिए? ठंडी। कितने महीने की? 4। और आपने हमें कितना दिया? 1 महीने। इसलिए हमने दूसरे साल की ठंडी यूज की। तो हमने कहा तुम्हें ठंडी चाहिए? बोले हाँ। बोले हमने बस मामला खत्म। अब हमने रामू से कहा एक बार सर, फिर तीसरा साल आया, रामू फिर लकीर की फकीर, अगस्त, सितंबर, हम फिर सो रहे। और अब की बार हमने लिया रेफ्रिजरेटर। क्या लिया? रेफ्रिजरेटर। बोलो क्या लिया? फ्रिज। और फ्रिज में गीले कर दिए सीड। सीड कैसे किए? गीले। और उनमें निकल आया अंकुरण। हाँ, और इसको 1 महीना तक ठंडी दी हमने। तो किसने क्या कहा था? हमको क्या चाहिए? ठंडी। तो हमने कहा ठंडी तुम्हें खेत में मिले चाहे फ्रिज में मिले,
हमने अपने सीड को लो टेम्परेचर पे रखा, लो टेम्परेचर। इधर सीड हमारा लो टेम्परेचर में मजे कर रहा, कहाँ, रेफ्रिजरेटर में, और इधर हम अपना चारपाई में बैठे आराम कर रहे, और रामू हंस रहा कि सुनील सर फिर फंसेंगे। पर हमें अपने दिमाग पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। अच्छा, फिर आया दिसंबर जनवरी, यस और नो? फिर मैंने विंटर वैरायटी जो कि फेल हो गई थी ग्रो करना, उसको ठंडा कर रखा है 1 महीने से, फ्रीज कर रखा है ठंडा। किस टेम्परेचर में? 5 से 10 डिग्री। और उन सीड्स को निकाला कुछ दिन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, 2-3 दिन के लिए, और फिर उन सीड की बुआई चालू की। और ये कौन सी वैरायटी? विंटर। और यकीन मानिए विंटर वैरायटी फरवरी में फ्लावरिंग कर गई, यस और नो? मार्च तक पक गई, मई तक काट ली गई, और 1 बीघे में कितने क्विंटल? 8 क्विंटल। अब रामू को बुलाया, इधर आओ। विज्ञान भी कोई नौटंकी समझ रहे थे। तो बोला कैसे हुआ? बोला हमने तुम्हारी ऑटम वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में तब्दील कर दिया, एंड दिस इज नोन एज स्प्रिंगाइजेशन। बोलो क्या है? यानी विंटर वैरायटी का स्प्रिंग वैरायटी में हो जाना, इट इज स्प्रिंगाइजेशन, ऑल्सो नोन एज वर्नलाइजेशन। मैंने कहा था वर्नलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? स्प्रिंगाइजेशन। क्यों? क्योंकि मैंने आपके वेजिटेटिव फेज को, किस फेज को बड़ा कर दिया कि छोटा? कैसे? चिलिंग ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट? चिलिंग। तो अब उन्हें वेजिटेटिव फेज ज्यादा लगेगा कि कम? और कम लगेगा तो कम समय में फ्लावरिंग कर देंगे, यस और नो? स्प्रिंगाइजेशन का मतलब समझते हो? स्प्रिंगीकरण, वसंतीकरण, बसंती नहीं। जैसे बोला जाता अमेरिकाइजेशन, क्या बोला? जैसे इंडियन यूथ का, आप लोगों का अमेरिकाइजेशन हो रहा है। आप अपने अंदर एक अमेरिका लिए घूम रहे हो। आपसे बोला जाए मोहम्मद रफी, बोले ये कौन होता है? आप बोले सर मैं तो सुन रहा हूँ सर एमिनेम, और क्या नाम होता है, जस्टिन बीबर। और जो अपना न रहता है ना दूसरे का रहता है, ना घर का रहता है ना घाट का। चुपचाप किशोर कुमार सुनो। तो आप अमेरिकाइजेशन है। आप 14 जनवरी भूल गए हो और 14 फरवरी याद है आपको। खिचड़ी भूल गए? 14 जनवरी खिचड़ी, और तुम्हें 14 फरवरी याद है। दैट इज नोन एज अमेरिकाइजेशन। और जो लोग अपनी जड़ें भूलते हैं वो ना घर के रहते हैं। तो इस महीने आप लोग कोई भी बदतमीजी करेंगे। राजन तुम तो कर भी नहीं पाओगे। नहीं, राजन कह रहा हमको क्या समझते बेटा, हम पूरे काका में टहलते हैं, और 1 हफ्ता 7 तारीख से 14 तारीख तक गुलाब की दुकानों में, कार्ड की दुकानों में, जहां मिल गए 5 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने? 5। जवाब दो तो जाओ, कोई बात नहीं, और नहीं दो तो मुर्गा बनो। अच्छा लगेगा? पर तुम गुलाब खरीदे और मुर्गा बने हो। तो जो लोग अपने 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखें, दे आर फ्री टू मूव हियर एंड देयर। प्रतीक तुम गुलाब से होगा क्या? ये उनसे पूछो जो हफ्ता भर आइसक्रीम, टेडी बियर, गुलाब लिए घूमते रहते हैं। ऐसे ऐसे डे होते हैं, स्लैब डे। और उस दिन मैं सबको थप्पड़ मारता हूं। बच्चों, जब तक पढ़ाई चले, बी सीरियस। ये सब जिंदगी में हर साल आएगा, यस और नो? और जो लोग इन सब पे बिजी रहेंगे उनके पार हर साल आएगा, लेकिन सिलेक्शन। तो कुछ चीजों के लिए कॉस्ट और बेनिफिट का रूल याद रखना। क्या हमने अपनी विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में चेंज कर दिया? और ये कैसे किया? हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, एंड दैट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। बताइए, इस कहानी से आपको कुछ लिखना है? नहीं, बस आपको 2 बातें याद रहनी चाहिए। बताओ कितनी वैरायटी होती हैं? 2। एक, दूसरा किसमें समय ज्यादा?
किसमें कम? जब कभी विंटर वैरायटी को स्प्रिंग वैरायटी में रखा जाए तो नॉर्मली ये ग्रो फ्लावर नहीं करता, लेकिन कभी कभी विंटर वैरायटी को कोल्ड टेम्परेचर देकर, कैसा, क्या स्प्रिंग वैरायटी के साथ ग्रो कराया जा सकता है? दैट इज नोन एज स्प्रिंग वैरायटी। अब सुनो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान सुनिएगा, वर्नलाइजेशन। देयर आर सम प्लांट नोन एज बाइनियल प्लांट। The biennial plants are the plant which require 2 season, जिन्हें 2 सीजन चाहिए। आज तुम इनकी बुआई करो, इनकी बर्थ होगी एकदम शांत। पहला सीजन, पहला साल, 1 साल ये केवल वेजिटेटिव फेज करते हैं, वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, फर्स्ट सीजन। और दूसरे सीजन में ये दोनों फेज पूरी करके काटे जाते हैं, हार्वेस्ट किए जाते हैं। सीजन में ये रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज कंप्लीट करते हैं। तो बताओ, इन पौधे को 1 साल लगता है कि 2 साल? अब मुझे कोई जुगाड़ बताओ जिससे मैं इनका वेजिटेटिव फेज छोटा कर दूं। वर्नलाइजेशन, फिर से बोलो। और अगर मैंने इनका वेजिटेटिव फेज छोटा कर दिया तो मान लीजिए इनका ये 10 महीने का था पहला सीजन, दूसरा 10 महीने का था, टोटल इनको ग्रो करने में कितने लग रहे थे? 20 में। और मैंने 10 महीने का टाइम 2 महीने कर दिया, और ये 10 महीने रहा, तो 10 और 2, तो बताओ 1 साल में ये फसल ग्रो कर पाएंगे? यस। कैसे? तो क्या बाइनियल पौधों को एनुअल की तरह ग्रो कराया जा सकता है? बाय द यूज ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट। कैसा ट्रीटमेंट? एंड दिस कोल्ड ट्रीटमेंट इज नोन एज चिलिंग ट्रीटमेंट, एंड द चिलिंग ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन खाली एनुअल प्लांट में नहीं है, बाइनियल प्लांट में भी किया सकता है। और हम क्या शॉर्ट कर देते हैं? वेजिटेटिव फेज। वो वेजिटेटिव फेज जो 10 महीने की थी, क्या वो 2 महीने की हो सकती है? ताकि हम फ्लावरिंग देर से कर सकें कि जल्दी? और अगर फ्लावरिंग जल्दी हो गई तो बताओ ये पकेंगे भी जल्दी, काटे भी जाएंगे जल्दी, और इस तरीके से वर्नलाइजेशन। और एक और बात, वर्नलाइजेशन के लिए प्लांट नहीं, सीड चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि सीड को जर्मिनेट करके रखा गया। आपने सुना नहीं, फिर से बताओ, क्या चाहिए? सीड। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर आप प्लांट को दे रहे हो कि सीड को? या फिर बेटा अंकुरित अनाज को, जिसमें छोटा छोटा अंकुरण निकला है। तो याद रखना, बोलते हैं सीड में भी वर्नलाइजेशन किया सकता है, प्लांट में भी किया जा सकता है। तो प्लांट में तो भले लीफ हो, लेकिन सीड में लीफ। तो फिर बोलते हैं लो टेम्परेचर का स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? बोले लो टेम्परेचर का स्टिमुलस रिसीव करते हैं मेरिस्टेम। बोलो का, जरा बताओ मुझे, वहां पर लाइट का स्टिमुलस कौन रिसीव करता है? लीफ। लेकिन वर्नलाइजेशन का मेरिस्टेम। और ये एक हार्मोन बनाते हैं वर्नलिन। बोलो क्या नाम? और यही वो वर्नलिन है जो फ्लावरिंग में हेल्प करता है। याद रहे, वर्नलिन नाम का फ्लावरिंग हार्मोन, इट इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल। बताओ आज तक खोजा गया कि नहीं? नहीं खोजा जा सका। इट इज अगेन हाइपोथेटिकल। सो दिस वाज द वर्नलाइजेशन गिवन इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में तो बहुत कम दिया है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। बताओ, वर्नलाइजेशन में 3 चीज़ें याद रखनी। बताओ, टेम्परेचर लो चाहिए कि बेटा चिलिंग? लो का मतलब फ्रीजिंग। क्या क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में चाहिए? कितनी क्वांटिटी? इट इज अ क्वालिटी 5 to 10 और क्वांटिटी 1-20 से 1 महीने तक। कहाँ पर? खेत में, रेफ्रिजरेट। चिलिंग ट्रीटमेंट कहाँ कर रहे हो? रेफ्रिजरेट। सीड का कर रहे हो, इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हो। बताओ, क्या ये 2 वैरायटीज जो हैं वो व्हीट में हो सकती हैं, राई में हो सकती है, मेज में हो सकती है? क्या ये अलग अलग तरीकों से ग्रो किया जा सकता है? लो टेम्परेचर डाल करके हम लोग इन्हें जल्दी फ्लावर कर सकते हैं। देर में कि जल्दी? जल्दी। क्या बाइनियल पौधों को एनुअल की तरह ग्रो कराया जा सकता है? क्यों? लो टेम्परेचर करने से वेजिटेटिव फेज बड़ी हो जाती कि छोटी? और फ्लावरिंग जल्दी, और इसलिए पकना भी जल्दी और काटना भी जल्दी। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इट इज सीड डॉर्मेंसी।
ओके, पहले तो कुछ नॉर्मल बातें, नॉर्मल सीड की बात करते हैं। जब भी कोई नॉर्मल सीड राइपेंड हो जाता है, पक जाता है, सुन लो यार, तो पकने के दौरान इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक डिहाइड्रेशन, यानी वो सीड सूखने लगता है। चना जब पक जाएगा हरा रहेगा कि भूरा होगा? क्यों? क्योंकि उसका पानी बढ़ रहा कि कम हो रहा? कम हो रहा है। डिहाइड्रेशन एंड डेसिकेशन। एक नॉर्मल सीड लीजिए आप, उस नॉर्मल सीड को पकने दीजिए। नॉर्मल सीड पकने के बाद डिहाइड्रेट और डेसिकेट हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा, उसका सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, डेसिकेशन, हार्डनिंग। और जब हार्ड हो जाएगा, बिना पानी का सीड हो जाएगा, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। एक्टिव की इनएक्टिव, और ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना होता तो हम सीड का स्टोरेज कर पाते कि ना कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर ये इनएक्टिव ना होता तो जर्मिनेट कर जाता। क्या कर जाता? तो गेहूं बना खेत में और खेत में जर्मिनेट कर गया। बताओ आटा बना पाते कि नहीं? So we need dehydration and desiccation to storage. तो हमने डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन की वजह से इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव का मतलब इसके एंजाइम जितने थे वो सब इनएक्टिव है, एंजाइम इनएक्टिविटी आ गई। लेकिन इसी नॉर्मल सीड को अगर आप इन्वायरमेंट फेवरेबल दे दो, कैसा? फेवरेबल, इन्वायरमेंट फेवरेबल दे दो। और फेवरेबल एनवायरनमेंट का मतलब है इसमें वाटर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दो, लाइट दे दो, तो आपका जो सीड इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक्टिव होने के बाद जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट करके नए पौधे को बना देगा। So these are the normal seed. ये नॉर्मल सीड बनने की प्रक्रिया है। इसमें कहीं कोई डॉर्मेंसी ऑर्मेंसी शब्द यूज नहीं करना। नॉर्मल सीड जब भी पकते हैं वो पानी खत्म करते हैं, हार्ड होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन होने लगता है, और इसलिए वो क्या होने लगते हैं? इनएक्टिव। उन्हें स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट से उन्हें क्या मिलेगा? पानी। इसीलिए आपकी मम्मा जहां पर भी गेहूं रख रही वहां मॉइस्चर जाने दे रही है। बारिश के समय पर वो जब उनको लगता है एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, उन्हें लग रहा है कि उनका रखा हुआ गेहूं हो सकता है गीला हो गया हो, तो छत में सूखने के लिए डालते हैं। क्यों? ताकि कहीं वो रखे रखे ही जर्मिनेट ना करे। क्योंकि वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट मिलते ही बताओ आपका सीड बचेगा कि जर्मिनेट कर जाएगा। बट दुनिया में कुछ ऐसे सीड भी हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंट सीड। बोलो क्या नाम? ये डॉर्मेंट सीड भी इनएक्टिव सीड है। एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। दीज आर इनएक्टिव सीड। और इन इनएक्टिव सीड को तुम फेवरेबल एनवायरनमेंट भी दो, एनवायरनमेंट इनका फेवरेबल कर दो, तब भी देयर इज नो जर्मिनेशन। ऐसे सीड्स को हम लोग डॉर्मेंट सीड बोलते हैं, और ऐसे प्रोसेस का नाम हम लोग बोलते हैं डॉर्मेंसी। बोलो क्या नाम? यस। What is dormancy? It is an indigenous property of seed. Seed की अपनी प्रॉपर्टी की environment की? environment की। भैया इसमें environment का कोई दोष नहीं है। नॉर्मल सीड होता तो पानी और उस पर जर्मिनेट हो जाता है। ये सीड कैसा है? इनएक्टिव। बताओ नॉर्मल पानी और ऑक्सीजन डालने पर जर्मिनेट? तो ये बताओ नॉर्मल सीड है कि डॉर्मेंट? इसका मतलब ये डॉर्मेंसी एनवायरनमेंट पे डिपेंड, क्या ये सीड पर डिपेंड करती है? तो व्हाट इज डॉर्मेंसी? इट इज अ इंडिजिनस प्रॉपर्टी ऑफ सीड। आंतरिक प्रॉपर्टी है किसकी? सीड की, विच मेक सीड इनएक्टिव एंड नॉट जर्मिनेट इवन इन द फेवरेबल
एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट की फेवरेबल कंडीशन होने के बावजूद भी सीड जर्मिनेट हो रहा कि नहीं जर्मिनेट नहीं। तो व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? यू कैन से इट इज अ इंडिजिनस प्रॉपर्टी ऑफ द सीड, प्रॉपर्टी ऑफ सीड। ये एनवायरमेंट की प्रॉपर्टी की इंडिजिनस प्रॉपर्टी ऑफ सीड विच मेक सीड इनएक्टिव and it will not germinate even in favorable environment condition. फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन आने के बावजूद भी ये सीड को जर्मिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। चलो जवाब दो पाओगे? चलो मिटा रहा हूं। नॉर्मल सीड याद है? जब पकेगा तो दो प्रोसेस आएंगी, एक और दूसरा सीड इनएक्टिव हो जाएगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल हो तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ये डॉर्मेंट सीड है कि नॉर्मल सीड? क्या कोई डॉर्मेंट सीड भी होते हैं? क्या ये भी डिहाइड्रेट और डेसिकेट करते हैं? डिहाइड्रेट डेसिकेट करने के बाद एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? अब इनको एनवायरनमेंट के फेवर में दो, बताओ ये जर्मिनेट होंगे कि नहीं? हाँ होंगे। तो ये नॉर्मल सीड है कि डॉर्मेंट? और इस सीड, इस प्रॉपर्टी का नाम डॉर्मेंसी। फिर से बोलो, बताओ डॉर्मेंसी की डेफिनेशन बता पाओगे? व्हाट इज डॉर्मेंसी? एनवायरमेंटल प्रॉपर्टी की सीड प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सीड ड्यू टू विच सीड बिकम इनएक्टिव, सीड बिकम एंड नॉट जर्मिनेट इवन इन फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। एनवायरमेंट की फेवरेबल कंडीशन में भी वो जर्मिनेट। यस और नो? नाउ द कॉज, क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, इट इज सीड कोट। If seed coat is hard and if the seed coat is impermeable, अगर सीड कोट हार्ड और इम्परमिएबल है तो वो डॉर्मेंट सीड हो जाएगा। कैसे? हार्ड होने पर सीड कोट के बाहर सीडलिंग निकल पाएगा कि नहीं निकल? तो जब सीडलिंग ही सीड कोट के बाहर नहीं निकल पाएगा तो बताओ जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? और दूसरा, इम्परमिएबल होने पर वाटर डालेंगे लेकिन अंदर, ऑक्सीजन डालेंगे लेकिन अंदर, तो वाटर ऑक्सीजन है जरूर लेकिन अंदर, और जब अंदर नहीं जा रही है तो जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? ज्यादातर लेग्यूम्स के सीड्स, किसके? लेग्यूम्स के जो सीड होते हैं वो बेटा डॉर्मेंट होते हैं ड्यू टू सीड कोट। या तो उनका सीड कोट हार्ड होता है या तो। दूसरा बड़ा कारण, केमिकल्स। कुछ केमिकल सीड को डॉर्मेंट बना देते हैं, जिनमें से एक है एब्सिसिक एसिड। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, याद है? क्या सीड डॉर्मेंसी करता है? इसके अलावा फिनॉल, फिनोलिक एसिड और फिनॉल, इसके अलावा पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। कभी भूल जाना, ऐप के नाम से याद रखना, ऐप, APP, A फॉर एब्सिसिक एसिड, B फॉर फिनोलिक एसिड और पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। अगर ये केमिकल सीड में है तो सीड एक्टिव की इनएक्टिव? And the last is immaturity or the immature embryo. तो सीड डॉर्मेंसी के तीन बड़े कारण,
हाँ भाई, पहला सीड कोट, या तो सीड कोट कैसा होगा, हार्ड एंड इम्परमेबल। हार्ड सीड होगा तो सीडलिंग बाहर, इम्परमेबल होगा तो वाटर और ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, जर्मिनेशन नहीं होगा। ज्यादातर लेग्यूमिनेसी फैमिली के सीड डॉर्मेंट हैं क्योंकि उनके सीड कोट हार्ड और इम्परमेबल। दूसरा केमिकल्स, बोलो कौन कौन, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, APP। अच्छा तीसरा याद है, इट इज इमेच्योर एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो ही इमेच्योर है तो जर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस इज मैच्योर कि इमेच्योर? इमेच्योर। दीज आर द 3 कॉज। हटा दें। नाउ द ट्रीटमेंट, कैसे सुधारें? डॉर्मेंसी का ट्रीटमेंट है और किया जा सकता है। पहला ट्रीटमेंट है नेचुरल स्कैरिफिकेशन, दूसरा है मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन। तो पहले हम लोग मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन का मतलब समझते हैं। स्कार का मतलब क्या होता है? दाग। जब आपके चेहरे में चोट लगती है तो बोलते हैं स्कार बन गया। तो किसी चोट से कोई दाग बनाना, कोई घाव का दाग बनाना, इट इज नोन एज स्कार। तो स्कैरिफिकेशन इज एब्रेजन ऑफ द सीड। हम सीड्स को रगड़ते हैं ताकि उनके सीड कोट पतले पड़ जाए। एब्रेजन मतलब ताकि उनके सीड कोट पतले हो जाए। एब्रेजन करने के लिए, मैकेनिकल एब्रेजन करने के लिए हम लेते हैं नाइफ्स। नाइफ्स मतलब कुल्हाड़ी। अच्छा, नाइफ्स के अलावा रेगमाल, सुने हो रेगमाल? सैंड पेपर, यानी रेगमाल से सीड को घिस देते हैं ताकि सीड खत्म हो जाए, कि सीड कोट पतला हो, सीड कोट। और अगर गांव में खेती देखे हो तो हम लोग के मम्मी पापा अक्सर बुआई करने के पहले उसे बोरे में रखते हैं और रखने के बाद पूरे सीड को एक साथ बहुत विगरस शेकिंग करते हैं। शेकिंग करने से क्या होगा? सीड आपस में फ्रिक्शन करेंगे और फ्रिक्शन करने से उनके सीड को लूज हो जाएंगे। यस और नो? तो दिस इज नोन एज विगरस शेकिंग। तो ये मैकेनिकल तरीके हैं। मैकेनिकल मतलब जो हम लोग कर सकते हैं। चाकू से एब्रेजन कर सकते हैं, उनके चाकू से उनके सीड को काट सकते हैं। सीड को काटेंगे कि बेटा सीड को, सीड को। दूसरा सैंड पेपर, रेगमाल से उनको हम लोग पतला कर सकते हैं। तीसरा विगरस सेकिंग। आपने देखा होगा गमछा रहता है उनके पास, बुआई के पहले गमछे में सीड लेंगे, बंद करेंगे बहुत तेजी से। ऐसा करने से क्या होगा? सीड को पतला हो जाएगा। ओके, शांत रहो यार। मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन के अलावा देयर इज अ नेचुरल स्कैरिफिकेशन एज वेल। हम नेचुरली स्कैरिफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी नेचुरली उनके सीड कोट को पतला किया सकता है। देयर आर सम फॉर्मर हेल्पिंग बैक्टीरिया, वो सीड के साथ बैक्टीरिया डाले जाते हैं और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेलुलोज को फीड करते हैं। किसको? और सीड कोट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो उनका सीड कोट लूज पड़ जाता है। ये हम लोग खेती में यूज कर रहे हैं 2 तरीके। एक तो हम लोग मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन करके, दूसरा नेचुरल में भी बैक्टीरिया के साथ ट्रीटमेंट करके। तीसरा, ये हम खेती में यूज नहीं कर रहे लेकिन नेचर में ये भी पाया जाता है। सब लोग यही देखें, सम सीड ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर गुजरते हैं, और वो भी बर्ड के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पक्षियों के। अब ये इतने खतरनाक इनएक्टिव सीड है कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पार कर जाते हैं, डाइजेस्ट ही नहीं होते। चिड़िया खा गई लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुए, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को पार करके उनके फीकल मेटल के बाहर आते हैं, और तब आने के बाद वो एक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक्टिव। पीपल और बरगद के बीज ऐसे ही है, इसीलिए तुमने पीपल के पेड़ों को दीवालों में पाया। क्यों? क्योंकि दीवार में लोग बुआई करते हैं, फिर पक्षी इन सीड को खाने के बाद बीट करते हैं जो दीवार में गिरती है, और दीवार में वो सीड पड़े रहते हैं।
और मॉइस्चर पाके दीवारों पे उग जाते हैं। इसका मतलब किसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अगर कोई चीज़ गुजर गई तो क्या वो एक्टिव हो जाएगी? यस। तो सीड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजर जाए तो भी एक्टिव हो जाए। सो दीज आर द नेचुरल वे। इसके अलावा देयर आर सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स हैं जो आपकी सीड डोर्मेंसी खत्म कर सकते हैं। इनमें से कुछ हैं नाइट्रेट्स, इसके अलावा जिब्रेलिक एसिड, मैंने पढ़ाया था जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है, याद है? मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड एंड जिब्रेलिक एसिड आर सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्ट। एक और हार्मोन बताया था इथाइलिन, याद है? पीनट सीड, याद है? पीनट सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो बताओ कौन कौन से केमिकल हैं जो आपकी डोर्मेंसी कम कर देंगे? नाइट्रेट, जिब्रेलिक एसिड, इथाइल। पितश्री पंचमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल, 5वां अध्याय समाप्त हुआ। इसी के साथ प्लांट फिजियोलॉजी समाप्त हुई और कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ, कहाँ बैठो। आज शाम को पहले बात तो सब लोग को आना है पोल्यूशन बढ़ाने के लिए। तो आज शाम को पोल्यूशन खत्म करते हैं। तो कल से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी और अगले हफ्ते से जेनेटिक्स, यानी कि अगला हफ्ता का सोमवार कब है? 8 तारीख है। तो उसके पहले ही हम लोग चालू कर देंगे जेनेटिक्स। तो 8 तारीख को अनाउंस करते हैं, 8 तारीख से हमारी जेनेटिक्स शुरू, ओके? और फरवरी तक आते आते और रिवीजन चलता रहेगा। आज शाम को पूरा प्लान बताते हैं, लिख के यहाँ पर, ठीक है? रोज रोज का बताना खत्म और पूछना चालू, ठीक? तो जाओ, खुश रहो, मजे करो। शाम को आना है, कितने बजे? ठीक है, गुड लक। फाइनल वाला, उसके बाद तो पूरी ह्यूमन फिजियो आ रही है 14 तारीख को।